हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये 2023 का पेपर है, आप चाहें तो इसको लेकर बैठ सकते हैं। हम जो है इस पेपर में प्रत्येक क्वेश्चंस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि देखिए किसी भी क्वेश्चंस को जो हमारी नॉलेज के बेस पर सॉल्व हो जाते हैं वो तो हो ही जाते हैं। इसके अलावा अगर नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। इसके बाद हमें देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है कि कभी कभी हमें ये होता है कि हमें जो है 50-50 हमें होता है पता होता है। उसके बाद जो है हमें जो है 100% तक उसे कैसे पहुँचना होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें जो है क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से डील करना होता है। एक जो कमेंट आया था कि मतलब जो 50-50 पहुँचने के बाद भी जो क्वेश्चंस को हम कैसे 100% तक पहुंच सकते हैं, आज उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अप्रोच क्या होती है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या अप्रोच रखनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है कि मैंने हमेशा बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो हिस्ट्री में जो होता है जो टर्म दे रखी होती है, टर्म वाला क्वेश्चन आता है कि कोई जैसा आपका पूछ लिया भाग दू, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बाकिया नवीस, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया, बाकिया नवीस नाम था उसका। तो इसमें दो तरीके के टर्म पूछे जाते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक इकोनॉमिकल। तो आपको हमेशा इनमें सोचना, या तो प्रशासनिक टर्म के बारे में सोचना या उसकी आर्थिक टर्म के बारे में सोचना। इसी तरीके से जब आप पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको नॉलेज को ज़्यादा वरीयता देनी है, ठीक है, मतलब नॉलेज पे सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री के अगर टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप दोनों राइट लेने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, मतलब आप वहाँ पर दोनों राइट को ले सकते हैं, मतलब उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि दोनों ही उसके राइट ही होंगे, ठीक है। ऐसी एनवायरनमेंट में अगर कोई भी डेट दे रखी है, जैसे एनवायरनमेंट में डेट दे रखी है या अदर इकोनॉमी या करंट में कोई डेट दे रखी है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपने आरओ में देखा होगा, जैसे वित्त उसके बारे में आया था, 16वें वित्त आयोग के बारे में, इसका गठन जो इस डेट को हुआ था, तो वो डेट गलत थी। उससे पहले के भी प्रीवियस में जब आपने यूपी पीएससी का जो पिछला पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें भी एक डेट दे रखी थी, तो वो भी डेट ऐसी गलत थी। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि हमें जो प्रत्येक क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो है हम प्रत्येक इस तरीके से हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं किस तरीके से हो सकते हैं वो सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, 30 मिनट की बनाएंगे, जिसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 30 मिनट में, और पहले ही कर लेंगे उससे। तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रत्येक के लिए मैं अलग अलग अप्रोच बताने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। प्लस में फिर बाद में सब्जेक्ट वाइज भी आपको बता दूंगा एक बार में, ठीक है। यहाँ से आज से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो आने के लिए कमेंट पढ़ना जरूरी होता है कि बच्चों को कैसी लगी या नहीं लगी या अच्छी लगी या क्या चेंज करना चाहिए, सब चीज़ों को पता चल जाता है उससे। तो ये जरूर बता देना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये 2023 का पेपर है और ए सीरीज़ का पेपर है, ठीक है। 2023 का ए सीरीज़ का पेपर है, तो आप चाहें तो उससे लेकर भी बैठ सकते हैं, ठीक है, ए सीरीज़ के पेपर को। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा था, प्रावधान और संविधान का भाग, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं 22, जो आपको मोटे तौर पर 22 भाग याद होने ही चाहिए किसी भी कीमत पर, मतलब इसमें तो कोई ट्रिक वाली बात ही नहीं है कि आपको 22 के 22 भाग याद होने चाहिए। जैसे पहले में प्रस्तावना, दूसरे में संघ का राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो संघ का राज्य क्षेत्र 8th और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 10, अधिकरण जो है ये जो इन्होंने 11 दे रखा, तो ये 11 में नहीं है, 14 के काम है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये 14 के जो है काम है, तो इसका जो फिलहाल जो अधिकरण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सम्मिलित नहीं है, ये जरूर पढ़ा करिए, नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वहाँ पे मैंने कोड वाले क्वेश्चंस की, एक बात और है, जो मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ उसको लिख लेना, मतलब PYQ में आ चुके हैं या आएंगे ही आएंगे। तो देखिए संविधान में मैं हमेशा कहता हूँ 1 से लेकर 51 के का तक आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिकल कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दे रखे हैं 280, 324, 315, 338, ये सारे के सारे। इसके अलावा 123 हो गया, 112 हो गया, 110 हो गया, 108 हो गया संयुक्त अधिवेशन, 112 वार्षिक वित्त विवरण हो गया, 110 धन विधेयक हो गया, इसके अलावा 213 हो गया, इसके अलावा 226 हो गया जो हाईकोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, 123 हो गया जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। तो इस तरीके के कोई बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें आपको सबको कंठस्थ होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर कंठस्थ होना ही चाहिए, ठीक है। मैं कोड वाले क्वेश्चंस का पहले जो देखिए, पहले बड़ी अच्छी ट्रिक अप्लाई होती थी यहाँ पर, मैं देखो फिर बताता हूँ क्या होता था पहले। क्या, जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। क्या होता है, आप ब्लाइंडली तो ट्रस्ट मत करना, इस ट्रिक पे आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ ही इसे अप्लाई करनी है। ये बात मैं आज से ही बोल रहा हूँ, शुरू से ही बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था ट्रिक बताते समय, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, और सी का थर्ड नहीं लेंगे, और डी का फोर्थ नहीं लेंगे। उससे पहले क्या बताया था, ये सेकंड रूल था, और फर्स्ट रूल ये था, इसका फर्स्ट रूल ये था कि हमें जो कॉमन ऑप्शन चुनना होता है, कॉमन ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉमन ऑप्शन, या तो कॉमन ऑप्शन चुनना होता है या इसका रूल। अब यहाँ पे क्या देखिए, फर्स्ट रूल तो लग नहीं रहा इसमें। अब जैसे ये है ना, यही तो प्रैक्टिस होती है। जैसे अगर हम फर्स्ट रूल लगाएंगे तो बी का सेकंड ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम इसके सेकंड रूल से जाते हैं तो बी का सेकंड
बी का सेकंड और ए का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और ये इसका राइट आंसर भी था कि अनुच्छेद 324 जो है आप सबको पता है निर्वाचन आयोग है, 315 जो संघ लोक सेवा आयोग है, 280 जो वित्त आयोग है और 338 जो अनुसूचित जाति आयोग है, 338 का ए एसटी आयोग है, ठीक है, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वाला, और 338 के बी में जो पिछड़ा वर्ग वाला है। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आप जो केवल ट्रिक के बेस पर ही जाते हैं तो देखिए यहाँ पर सेकंड का सेकंड और फर्स्ट का फर्स्ट, तो पहले बड़ा आसानी से निकल जाता था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता, यही इसका राइट आंसर भी था, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। बट अब जो है ये ट्रिक जो है पिछले देखो ARO में भी ठीक से वर्क नहीं की थी। इसके अलावा जो PCS का 22 दिसंबर को जो हुआ था लास्ट वाला 2024 वाला, उसमें भी ठीक से वर्क नहीं की थी। तो इसको हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ चीज़ें नई चीज़ें ढूंढेंगे, वो आगे के क्वेश्चन में हम देख लेंगे। जो इस बार का जो पेपर आया उसी में हम देखेंगे, ठीक है, नई तरीके से। अब देखिए ये क्या होता है, एक कमेंट आया था किसी वीडियो पर कि ये वाले जो होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना होता है। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, देखिए हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज पता होना चाहिए, कि एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि हमें जो है ये चीज़ पता है और ये तो इससे पहले नहीं आ सकती। तो एक तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, जैसे हमें दो चीज़ें पता होंगी किसी को भी, कि प्रवर्त होने की तिथि मतलब लागू होने की तिथि, ठीक है, और ये अंगीकृत होने की तिथि मतलब जो बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, बनकर जो तैयार हुआ था उसकी तिथि। तो ये तो पता है कि पहले बनकर तैयार हुआ होगा फिर ही लागू हुआ होगा, तो सेकंड जो हमेशा थर्ड जो होगा मैं सेकंड के बाद ही आएगा, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड जो है हमेशा थर्ड जो है हमेशा सेकंड के बाद ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो है देखिए सेकंड थर्ड जो है हमेशा सेकंड के बाद ही आएगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब आप जो है आसानी से देखिए ये सेकंड जो है पहले ये इसका डेट क्या होनी चाहिए 26 नवंबर 1949, और ये लागू होने की क्या 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये आपको कंफर्म पता चल गया, इतनी मतलब बेसिक नॉलेज से अपने इस समझ से आपको सब नहीं भी पता तब भी ये पता चल गया कि थर्ड हमेशा जो है सेकंड के बाद ही आएगा। तो देखिए यहाँ थर्ड पहला आ रहा है तो ये एलिमिनेट कर देंगे आप, यहाँ थर्ड पहला आ रहा है ये एलिमिनेट कर देंगे, आपको बचा कौन, ये बचा और ये बचा। बस आपको अब क्या सेंस लगाना होता, अब थोड़ा सा सेंस करना होता कि प्रारूप समिति का गठन कब होगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होगी। अब अगर आप इसके बेस पर चलाते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो आप जो है इससे पहले ही जाएंगे, संविधान सभा की बैठक होगी तभी तो संविधान अंगीकृत होगा, तभी तो संविधान बनेगा। तो ये तो इससे पहले आएगा 100%, फोर्थ वाला इन दोनों से पहले आएगा, फोर्थ वाला इन दोनों से पहले आएगा, तो इसका मतलब एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक समझ, मतलब एक सेंस कि अच्छा सेंस आप कैसे यूज कर सकते हो। ये प्रत्येक क्वेश्चन में कर सकते हैं, आपको देखो इतना सारा पढ़ रखा होता है, आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता जरूर होता है प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो, अगर मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। दूसरा एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको जो कॉमन चुनना होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में ये फेल नहीं हुई अभी तक ट्रिक, आप चाहें तो PYQ में अप्लाई कर लीजिए, प्रीवियस में जितने भी पेपर हैं वहाँ पर सब में अप्लाई करिए। एक दो जगह हो सकती है, मैं उसकी नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूँ 10 में से 7 क्वेश्चन आपके ट्रिक से हो जाएंगे अगर आप ब्लाइंडली फॉलो भी करेंगे तब। कोड वाले को भी छोड़ देना, कोड वाले की ट्रिक जो नहीं देखेंगे कुछ, बट कोड वाले के अलावा जो मैंने असर्शन रीजन वाली बताई है वहाँ पे 10 में से 7 फॉलो हो जाएंगी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली बताइए वो भी 10 में से 7 फॉलो हो जाएंगी। इसके अलावा जो 2 स्टेटमेंट वाली उसमें भी 10 में से 7 जो है आपके राइट जाएंगे आप अगर ब्लाइंडली फॉलो भी करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इस वीडियो को या पहले भी जितनी वीडियो देखी है तो बस कोड वालों को छोड़ देना, भी कोड वाली जो है इस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए कुछ अलग देखेंगे। अब दूसरा क्या, जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसमें कॉमन देखिए, ये 4 बस ये कॉमन देख लीजिए। तो आप अगर आपको कुछ नहीं पता, इसमें से कुछ भी नहीं पता, आपको एक भी सिंगल नहीं पता, तो आप जो है यहाँ पे 50-50 में ऑलरेडी आ गए। 99% केस में ये ट्रिक वर्क करती है, 99% केस में। आप ये जो है मुझ पर विश्वास मत करिए, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ पर जाकर अप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो ये क्या आप फोर्थ उसके बाद देखिए कन्फर्मेशन भी आपको यहीं पे मिल रही है, फोर्थ के फोर्थ और फिर फर्स्ट का फर्स्ट। बस आपको सेकंड और थर्ड में से एक चुनना, सेकंड और थर्ड में से। अब बस यहाँ पर फिर वही सेंस लगेगा, अंगीकृत पहले होगा प्रवर्त पहले होगा, तो सिंपल सी बात है अंगीकृत पहले होगा, तो इस बेस पर भी आप चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। मैंने इसके 2 तरीके बताएं। पहला तरीका, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप जो है इस तरीके से कोई भी 2 चुन लें। ये जरूर नहीं ये दोनों चुनने थे, हो सकता है आपको ये नहीं पता होता, केवल ये पता होता, ये पता क्या है प्रारूप, जैसे ये पता होता संविधान सभा की प्रथम बैठक और प्रवर्त होने की तिथि, कि संविधान सभा की बैठक तो पहले ही होगी, इससे प्रवर्त तभी हो सकता है जब पहले संविधान सभा की बैठक हो गई होगी। तो फोर्थ जो हमेशा थर्ड से पहले ही आएगा, तो फोर्थ हमेशा थर्ड से पहले आएगा, तो ये हो जाएगा। फिर बाकी 3 बचेंगे इसमें, इस कंडीशन में 3 बचेंगे। तो जो भी आपको 2 ऑप्शन आते हो उसमें 3 आते हो, उस बेस पर पहले उनका ऑर्डर सेट कर लीजिए। उनका ऑर्डर सेट करने के बाद आप जो क्लोज आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। मतलब कम से कम 50-50 आ जाएंगे, कहीं तक 75 तक पहुंच जाएंगे, इतने तक पहुंच जाएंगे 75% तक, ठीक है। और बाकी दूसरा तरीका ये है सेकंड कि कॉमन ऑप्शन चुन लीजिए, उसका देखिए कंफर्मेशन भी मिल रही है। बाकी इन दोनों में से आपको थोड़ा सा सेंस लगाना, 50-50 में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है। अगला देखिए असर्शन और रीजन वाला। अब देखिए आपने अगर पढ़ रखा तो अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले फिर बोल रहा हूँ, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 के का तक आपको सब कुछ पता है तो समझ लिए बहुत अच्छी बात है। बस उसी पर था, ये आर्टिकल 3 पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आर्टिकल 3 पे बेस्ड क्वेश्चन है ये,
अच्छा, ये जैसे ये संविधान सभा की कुछ समितियाँ, जैसे संघ शक्ति समिति, ये समितियाँ सब याद कर लेना। संघ शक्ति समिति है, ये जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघ वाली जितनी भी है, ट्रिक याद करने की, संघ वाली जितनी भी है, संघ वाली सारी की सारी जवाहरलाल नेहरू की है। और जो राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे। देखिए अगर इसका थोड़ा सा इतिहास जाना तो इतिहास बता दे रहा हूँ। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी, गठन हुआ था इसका। उसके 9 दिसंबर 1946 को इसका जो है प्रथम बैठक हुई थी। इस प्रथम बैठक में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। उसके बाद अगली बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास करा था, उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो कांग्रेस ने अपनाया था। इतनी सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। तो ये जो है इसके बारे में था। बाकी संविधान सभा में जो कुछ मतलब कुछ समितियों के जो अध्यक्ष थे, संघ वाली की जितनी भी थी वो सबके जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो उसके स्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए जो वार्ता समिति है, प्रक्रिया समिति है, संचालन समिति है, सबके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। बाकी प्रांतीय और मूलाधिकार वाले सरदार पटेल थे। और इसके अलावा जो कार्य संचालन समिति है उसके राजेंद्र प्रसाद ही माने जाते हैं, के मुंशी माने जाते हैं। ठीक है। और बाकी झंडा समिति के जेबी कृपलानी है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है आप याद कर सकते हैं। देखिए और एक ये याद कर लेना, प्रारूप समिति का स्पेशली पूछ सकता। तो ये गठन हुई थी 29 अगस्त 1947, मतलब स्वतंत्रता के बाद गठित हुई थी। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति। बस इतना है। अगला चलते हैं। इसका फिलहाल ऑप्शन में डी राइट था। अगला देखिए आर्टिकल 3 के बारे में। किसी राज्य की अर्सेशन क्या है? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। तो देखिए आप जो है सेंस वाली बात, मतलब सेंस लगाइए। अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति भेजा है किसी के राज्य को आधा तोड़ने, जैसे कोई राज्य है, ऐसा मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही, उत्तर प्रदेश को या तो आधा तोड़ना है, इसे 2 पार्ट में बांटना या 3 में बांटना, या इसका नाम परिवर्तित करना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करना या कुछ करना है। तो अगर इसे जो विधानमंडल को अगर भेज दिया और एक समय खास समय अवधि नहीं रखी, तो कोई भी प्रदेश का जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे सपा हो गई, ठीक है, बसपा तो सपा हो गई, तो इस तरह की पार्टी अगर उस समय सरकार में है तो क्या वो कहेगी कि ऐसा कर दीजिए? वो चाहेगी कि उसकी शक्ति कमज़ोर हो कि जो है इसका आधा पार्ट हो जाए या उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े हो जाए? तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो इसलिए ये बिल्कुल अनिवार्य है कि वो जो है विधानमंडल को अगर भेजता है तो वो प्रस्ताव बेचारे खास अवधि के भीतर ही आना ही चाहिए। तो आप सेंस लगा सकते हैं, हाँ खास अवधि के भीतर ही देगा, वरना तो ये हमेशा पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो कभी भी कोई भी राज्य गठित नहीं होता। जो सबसे लास्ट में हुआ था तेलंगाना हुआ था, उससे पहले उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड हुए थे, ये कभी नहीं गठित होते। ठीक है। तो अगर खास अवधि के भीतर न होता तो हमेशा के लिए पेंडिंग में पड़े रहते ये। तो ये बिल्कुल राइट है। अगला, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। विधानमंडल तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, और जो देश हित में वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा या पार्लियामेंट करेगी? तो पार्लियामेंट में देश हित में करेगी तो उसके प्रस्ताव को मानना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। अच्छा, व्याख्या क्यों नहीं करता? देखिए यहाँ पर सिर्फ उसके प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रस्ताव ना मानने की बात कर रहा है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। और रिलेट नहीं कर रहे हैं ये कैसे पढ़ना होता है आपको? क्योंकि लगा के। तो देखिए अगर आप क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म तौर पर पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का पूरक है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट, तब हम व्याख्या लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। और याद रखना 90% केस में लगभग 90% केस में जो है ए आर दोनों सही होते हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये याद रखना, ए और आर दोनों सही होते हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है 90% केस में। मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे व्याख्या नहीं करता। क्यों? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करता, क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव, मतलब ये विचार करने की बात कर रहा है यहाँ पर, राष्ट्रपति विधानमंडल के मानना अनिवार्य, ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, तो व्याख्या तो करेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, बस इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अच्छा, ये है कि कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि अध्यक्षों के बारे में, जैसे अध्यक्ष के बारे में, जैसे यहाँ पे पूछा देखो लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में, चलो यहीं पे बात कर लेंगे इसकी। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया, इसके संदर्भ में तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। तो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, उसने जो है उसकी अमान्य करने से पूर्व उसके जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे जो है मान्य ही होंगे किसी भी कंडीशन में। ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी अगर पॉलिटी पढ़ी है ठीक से। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। तो देखिए, जहाँ पर नहीं बढ़ा जाता ना वो निगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है। तो ये फिलहाल इसका नेगेटिव था और गलत भी था। मैंने हमेशा नहीं वर्ड को हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ। आपने मेरे जितनी वीडियो देखी होंगी पहले मैंने नहीं वर्ड को हमेशा हाईलाइट करा होगा। तो जो है इसको देखकर ठीक से पढ़ना होता है। जो 90% केस में ये रॉन्ग ही स्टेटमेंट बना देता है।
अगर जब तक आपको पूर्णतः नॉलेज नहीं है आप वहाँ पर गलत ले सकते हैं। ये तो होगी तुक्के वाली बात या ट्रिक वाली बात। अब आ जाओ नॉलेज के बेस पे। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके द्वारा मान्य होते हैं। उसने चाहे 1 मिनट पहले भी कोई कार्य करा है और उसके बाद उसका अमान्य घोषित हुआ है तो 1 मिनट पहले वाला कार्य भी उसका मान्य ही होगा। तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा इसका, और ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 5th का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तब चेंज हो गए, पता ही होगा। ठीक है। और इसका अभी हाल ही में चुनाव हुआ तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव हाल ही में हुए धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद। ठीक है, तो ये देख लेना। अगला है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, उर्मिला सिंह और सुषमा स्वराज। तो इनमें से कोई भी नहीं थी, बस एक मीरा कुमार है इसमें से, बाकी तो स्पीकर ही नहीं है कोई। बाकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो सुषमा स्वराज ये मंत्री थी। तो फिलहाल मीरा कुमार है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है? तो लोकसभा स्पीकर पहले हैं जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर। और आप इस समय तो पढ़े होगा ओम बिरला। बाकी कभी कभी इनकी क्रोनोलॉजी भी सेट करना आ जाती है, तो आप मोटे तौर पर देख सकते हैं कि ये कौन सा आए थे। पहले जीबी मावलंकर आए थे, अयंकर आए थे, हुकुम सिंह आए थे। ठीक है, नीलम संजीवन रेड्डी आए थे। ठीक है, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो आए थे। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे आप जो याद कर सकते हैं। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक, उपराष्ट्रपति का हो गया। अगला आ जाओ, निम्नलिखित में से तो पहले पूछ ली जाती है सामान्यतः मावलंकर, और महिला मीरा कुमार, और उसके बाद एक महिला और बनी थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो 2 ही महिला बनी अभी तक, तो एक सुमित्रा महाजन बनी थी। इसके अलावा 7 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित युगों में से कौन से युग सही है? तो देखिए अनुसूची, तो एक तो भाग आपको सारे कंटेस्ट होने चाहिए, 1 से लेकर 51 तक का आर्टिकल कंटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद अनुसूचियाँ कंटेस्ट होनी चाहिए, और किस संविधान से क्या लिया गया ये सब चीज़ें कंटेस्ट होनी चाहिए। ये बेसिक है। इसमें से कम अगर पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो इन्हीं चीज़ों में से आ जाते हैं। एक भाग में से, कुछ आर्टिकल्स में से, 1 से 51 तक के आर्टिकल्स में से, और कुछ बाकी के अदर आर्टिकल्स में से, और जो है अनुसूचियों में से। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें से आ जाती हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं? तो ये बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। ठीक है, इसमें 3 संशोधन है, आपको पता होगा। एक 21वां है, एक 71वां है, और एक 92वां है। तो ये 3 संशोधन पता है। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, इसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई थी। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, इसमें बोडो डोगरी और मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये जोड़ी गई थी। ये तीनों की तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे पता होना चाहिए, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तीनों अनुसूची जो है संविधान संशोधन जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। 10वीं दल बदल था तो वो 52वें संविधान से जोड़ी गई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया था। 11वीं आपको पता है पंचायती राज 73वां, और जो 12वीं वो भी 74वां संविधान संशोधन। ये सारे के सारे संविधान संशोधन भी आपको पता होना चाहिए। तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन तो 4थी अनुसूची में, ये सारी की सारी अनुसूची आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ये सबका राइट जाता है, तो ये आपका तो गलत जाना नहीं चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय अनुसूची। ठीक है, तो आप ये इन्हें याद कर सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी थी? तो देखिए, शुरुआत में अगर आपने कहीं पढ़ा हो, चाहे हिस्ट्री में पढ़ा हो चाहे पॉलिटी में, तो ये आपको पता होगा 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों तक ये कहा गया था कि ये जो है 15 वर्षों तक हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अंग्रेजी को समाप्त कर देंगे और फिर जो है हिंदी को अपना लेंगे। लेकिन इसके बाद इतना विवाद बढ़ गया कि फिर कभी ऐसा हो नहीं सका। ठीक है, अगला है, देखिए पूरक क्वेश्चन कैसे पता चलता है हमें। देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो ये सबको पता होता है। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानूनी बन सकता। तभी तो देखिए एक दूसरे को पूरक करेंगे। राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, इसलिए तो राष्ट्रपति का भाग है। तो ये जो AR दोनों सही और RE की सही व्याख्या करता है, इसमें तो आपको सोचना नहीं होता, एक दूसरे को पूरक होते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आ जाए, जैसा सेशन रीजन के सामान्य, तो कोई भी स्टेटमेंट उठा लेते हैं। कहीं कभी हमें हिस्ट्री पढ़ रखी होती है, पॉलिटी पढ़ रखी होती है, जैसे इकोनॉमी में उठा लीजिए। इकोनॉमी में कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके का बना दें सेशन और रीजन का, तो आप उसमें ना एक दूसरे से तुलना करिए उनकी, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक है नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप देखेंगे तो राइट आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का देखिए वित्त आयोग के संदर्भ में, तो देखिए वित्त आयोग जो है पहला तो हर 5 वर्ष पर गठित होता है वित्त आयोग, फाइनेंशियर। ठीक है, तो 5 वर्ष पर होता है और उसके 5 ही सदस्य होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं। उसके बाद वर्तमान में जो चल रहा है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और 16वां वित्त आयोग गठित हो गया। तो उसमें RO में भी क्वेश्चन आया, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है 16वें वित्त आयोग से रिलेटेड या 15वें वित्त आयोग से रिलेटेड इस बार के UPPSC का जो संदर्भ 25 का पेपर होने वाला 12 अक्टूबर को, उसमें भी आना ही है इसका क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका, अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष हैं। अगले वाले के जो लागू होगा अभी 26 से होगा, अभी नहीं होगा, तो 26 से लागू होगा। तो ये उसके बारे में वित्त आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए BPSC का भी अभी पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि जो योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए ये थोड़ा डीप देख लीजिए। वित्त आयोग के जो योग्यताओं का निर्धारण जो करता है वो करता है पार्लियामेंट। देखिए योग्यता तय करने का अधिकार जो संसद को है,
इनके सदस्यों की योग्यता तय करने का अधिकार जो संसद को देगा, यहाँ पर देखिए योग्यता तय करने का अधिकार संसद को है, बाकी उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, आपको पता ही है। और हटाई कैसे जाता, इनका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष 6 और 65 वर्ष, इसके अलावा या तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए। इसके अलावा इन्हें हटाया कैसे जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष हो जाए, 4 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। योग्यता तय करने का अधिकार संसद को होता है, योग्यता बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योग्यता ये बीपीएससी में पूछा गया था इस बार, जो 71वां बीपीएससी हुआ इसी में पूछा गया था, अभी जो हुआ लेटेस्ट। कार्यकाल जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया था कार्यकाल का, बाकी सारी चीज़ें राष्ट्रपति निर्दिष्ट करता है, बाकी का केवल एक ये है, योग्यता जो है हमेशा पार्लियामेंट निर्धारित करेगी, ये याद रखना, ठीक है। बाकी इनका काम जो है आपको सबको पता होगा। और इसके अध्यक्ष पहले केसी नियोगी थे, दूसरे के संथानम थे, बस 2 तो याद रख लीजिए कम से कम। केसी नियोगी, के संथानम, वर्तमान में एन के सिंह है, और जो 16वें के हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है। और ये जो है ये जो केंद्रीय वित्त आयोग है, ये संघ वित्त आयोग है, संघ वाले का जो पंचायती राज से कोई संबंध नहीं होता, हालांकि सिफारिश कर सकती है वो, याद रखना। जो पंचायती राज का होता है वो उसके लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया, ठीक है, 243 के आई में, याद होगा आपको। 243 का डी जो आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। 243 का के जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है, तो ये जो है निर्वाचन आयोग का मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए आप देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य हैं, तो 6 नहीं है, एक अध्यक्ष। तो मैंने क्या कहा था, संख्या पर जब भी संख्या की कोई बात आती है तो वहाँ पर बहुत सोचिए, बहुत, क्योंकि संख्या गलत करना बहुत आसान होता है, संख्या गलत ही दे देता है। जैसे आर में क्वेश्चन आया था कि मैंने के 4 चैम्बर वाला 3 चैम्बर, उन्होंने 4 चैम्बर दे दिए थे, 2 चैम्बर दिए थे, जबकि 3 चैम्बर होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो संख्या जो चेंज करना बहुत आसान होता है, तो 6 नहीं होते हैं यहाँ पर, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, मतलब 5 सदस्य टोटल होते हैं, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को, नीति आयोग को कोई सीन ही नहीं है, कोई भी आयोग है तो अपना प्रतिवेदन सब राष्ट्रपति को सौंपते हैं, चाहे कोई भी आयोग है, महिला आयोग है, जो है कोई भी आयोग हो गया, XYZ महिला हो गया, और पिछड़ा वर्ग आयोग, जो भी आयोग हैं सारे के सारे अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो प्रतिवेदन जैसा कैग है वो भी सौंपता है। तो कैग राष्ट्रपति क्या करते हैं, सब पार्लियामेंट में रखवाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है, उसके बाद उस पर विचार विमर्श होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उसे रिट का प्रयोग कर सकती है। अब इतनी बड़ी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप चकरा गए होंगे कि यार ये क्या क्या दिया हुआ। बस इतना तो आपको पता ना, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय जो करता है 226 के तहत करता, उच्चतम न्यायालय जो करता है आर्टिकल 32 के तहत करता, और ये केवल जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण में ही जारी होती है, ये बात तो आपको पता होगा। ये जो है मौलिक अधिकारों अलावा सामान्य कानूनों में भी जारी हो सकती है इसमें उच्च न्यायालय में। तो फिलहाल इस समय कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है जहाँ भी आपको ये कर सकती है, ये वाला बड़ा है पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, ये कर सकता है, कर सकती है, तो आंखें बंद करके आप वहाँ पे ऑप्शन दोनों राइट ले सकते हैं, आंखें बंद करके। बस स्टेटमेंट में कहीं नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा हो, कोई संख्या नहीं आ रही हो, मतलब जनरल स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, ये याद रखना। कहीं भी अगर पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है स्टेटमेंट, कहीं भी पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, कर सकता है, कैन भी, ठीक है, ये वाले वर्ड जो होते हैं ये हमेशा जो है पॉजिटिव ही होते हैं। 99% केस में ये राइट ही जाएगा, ठीक है। तो आप जो प्रीवियस ईयर पर ये चीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं। तो कर सकती है, हो सकता है, ये जो वर्ड जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो ये इसका आप ऑप्शन नंबर सी ले सकते हैं। बाकी आप नॉलेज के बेस पर करेंगे तो बिल्कुल जारी कर सकता है, ये भी हो सकता है, आप इसको पढ़ के देख लेना। 3-5 तरह की रिटें जारी होती हैं, एक बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेष और अधिकार कोवरेंटो, अधिकार परीक्षा। आपको पता होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण ये निजी और सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों के खिलाफ हो जाती है, मतलब दोनों संस्थानों के, सार्वजनिक हो या निजी हो, अगर किसी ने किसी को बंदी बना रखा है तो। परमादेश केवल सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए होती है कि अपना काम ठीक से करो। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है न्यायालय के लिए जारी होती है। अधिकार परीक्षा ये पूछा जाता है कि भाई तुम किस अधिकार से बैठे हो किसी पद पर, अगर गलत हो तो उसे हटा दिया जाता है, बस ये होती है, ये आपको पता होगा। विधानमंडल के बारे में बताया, 168 में विधानमंडल है, 153 में राज्यपाल, विधान परिषद 169 में, गठन निरसन सभा 169 में, और विधानसभा 170 में, ये आपको सबको पता होगा। अगला देखिए भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आर्टिकल 76 माता महान्यायवादी, ठीक है। तो महान्यायवादी के पद के ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो ये देखिए नॉलेज का, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन आपको नॉलेज पर ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगला है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जैसे कि जब भी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन हो और जो तुलना दी रखी हो कि जैसे कि ये कर सकता, जैसे कि ये होता, जैसे कि वो होता, तो ये ना तुलना हमेशा गलत ही देता है। ये आप चाहे यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर लीजिए, चाहे पीसीएस का पेपर सॉल्व कर लीजिए, जहाँ भी तुलना दी है इस तरीके से पॉलिटी का, तो आप 99% केस में पाएंगे वहाँ पर जो ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही बनाया है, तुलना में हमेशा रॉन्ग ही बनाया है स्टेटमेंट कि उच्चतम न्यायालय ये कर सकता है जैसे कि ये, जैसे हमेशा कहते हैं कि उच्च न्यायालय ये काम कर सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय, तो जैसा कि, ऐसा कि, वैसा कि, ये सब चीज़ें होती हैं ये रॉन्ग होती हैं। तो ये तो होगी ट्रिक की बात है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी जो है आपका नॉलेज के बेस पर कर सकते हो तो नॉलेज के बेस पर कर लीजिए। ट्रिक यही है कि जैसा कि जब ये तुलना दे रखी होती है तो रॉन्ग दे रखी होती है। बाकी ये परिभाषित करता है अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुसार, संविधान में परिभाषित है, तो ये वर्ड जो हमेशा रॉन्ग होते हैं क्योंकि संविधान ने कुछ भी परिभाषित नहीं कर रखा है। तो ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट आए संविधान में परिभाषित करता है या संविधान के अनुसार, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे, याद रखना। अगला
भारत के राज्य के विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो देखिए नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। किसी भी विधान परिषद का गठन तभी हो सकता है जब कम से कम 120 सदस्य हों, और इसमें 1/3 होने का मतलब है कि कम से कम मिनिमम 40 सदस्य जो है विधान परिषद जो बनेगी 40 सदस्यों की बनेगी। तो देखिए एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होंगे। तो ये बात जो नॉलेज का, देखिए मैंने कहता हूँ हमेशा पॉलिटी जो नॉलेज के बेस पर चलती है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बाकी विधान परिषद की बात जो है 169 में होती है और विधानसभा की 170 में होती है, राज्यपाल 153 में, 168 में विधानमंडल। देखिए ऐसे विधानमंडल 168, 169, 170, जैसे वहाँ पर क्या 79 में पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, बाकी देखिए विधान परिषद की संरचना देख लेना कि विधान परिषद में कैसे चुने जाते हैं। देखिए 1/3 सदस्य जो है स्थानीय स्वशासन द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 विधानसभा द्वारा, 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा, 1/12 अध्यापकों द्वारा। इसमें जो है जो माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय वाले अध्यापक होते हैं, प्राथमिक वाले होते हैं जो 1 से लेकर 8-6 तक के बच्चों को तो पढ़ाते हैं, तो वो शामिल नहीं होते हैं, याद रखना। ठीक है, और 1/6 जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, ये पता ही होगा आपको, 1/6। ठीक है, तो 5/6 जो है ये निर्वाचित होते हैं, 1/6 जो मनोनीत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से चुने जाते हैं। अगला है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें, ये सबको पता होना चाहिए कि विधान परिषद की 100 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, दोनों से हो जाएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ आप जो देख लेना, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, यहाँ तो नहीं आया ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको राज्यसभा की सारी सीट्स देख लेनी है। जैसे पंजाब में 7 सीटें हैं, ठीक है, पंजाब में 60 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 है सबसे ज़्यादा, बिहार में 16 हैं, असम में 7 है। इस तरीके से राज्यसभा की सीटें देख लेनी है, और सेम ऐसे ही लोकसभा की देख लेनी है। ठीक है, हरियाणा में 10 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, और नहीं अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, ये कंफर्म तौर पर कभी भी आ सकता है, तो आपका एक क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो है राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत याद कर लेना, ये प्रीवियस ईयर में आ हुए हैं और कभी भी आ सकते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा सीटें देखिए, और आपको इसका स्क्रीनशॉट यहीं से लेना है, तो आप देखिए ये देख लीजिए, ये है इसकी लोकसभा सीटें और ये है इसकी राज्यसभा सीटें। ठीक है, ये इसकी लोकसभा सीटें हैं और इसकी राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, अगला है संसद का सचिवालय के बारे में। अगला क्वेश्चन है संसद के सचिवालय के बारे में। देखिए संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। देखिए फिर किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, और वैसे भी देखिए ये तो ट्रिक हो गया, किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगी। दूसरी बात, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता भाई, पदों को सृजित किया जा सकता है, उसके कुछ कामकाज तो होंगे ही ना, तो किया जा सकता, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। अच्छा, अगर संसद का स्टाफ है तो क्या कोई और थोड़ी ना विनियमित करेगा भाई, संसद का स्टाफ है तो संसद विनियमित करेगा, राष्ट्रपति का स्टाफ है तो राष्ट्रपति विनियमित करेगा, प्रधानमंत्री का स्टाफ है तो प्रधानमंत्री करेगा, कोई और थोड़ी ना करके देगा। तो ये जो है आप जो इसका पढ़ना होना जरूरी नहीं है इसे, तो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं कि यह उसका स्टाफ है तो वही विनियमित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों ही राइट हो जाएंगे। 15 का हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्राम सभा के बारे में, कौन सा सत्य नहीं है, ये जरूर पढ़ लेना, नहीं पूछा तो देखिए एक ये है, इसमें बाकी सब छोड़िए। ये देखिए ये जो है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया था, केंद्रीय सरकार द्वारा किया था। तो आपको ये पता होगा कि पंचायती राज से केंद्र का कोई मतलब नहीं होता, सीधा संबंध ना निर्वाचन आयोग का होता, ना वित्त आयोग का होता, केंद्र वाली का, संघ मतलब संघ निर्वाचन आयोग का भी नहीं होता, केंद्रीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं इसको, ना केंद्र का निर्वाचन आयोग का होता, ना वित्त आयोग का होता, ना ही केंद्र सरकार का, सीधा संबंध नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप पे तो पूरा ही होता है, वो तो हर नीचे तक आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का रॉन्ग हो जाएगा, यही मतलब नहीं पूछा हमसे, यही रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए पंचायतों के समस्त चुनावों का, तो देखो पंचायतों के चुनाव की बात है, तो देखिए 2 है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर स्टेटमेंट वाला ट्रिक फॉलो हो जाएगी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लेना, जिस प्ले लिस्ट में मैं ये वाली वीडियो ऐड करने वाला हूँ उसी में मिल जाएगी आपको। तो भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य का निर्वाचन आयोग, ये गया, तो मतलब कंफर्म तौर पर 50-50 में तो आ गए। और बाकी जो है पंचायतों की बात है तो हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग आएगा, याद रखना। तो आप जो है मतलब देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में सेंस बता रहा हूँ, और ये प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, अगर सिंगल वर्ड भी क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान से सोचेंगे या ढंग से उसके बारे में मतलब उसका PYQ आपने चेक रखें ठीक से, तो आप जो बड़े आसानी से जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिमिलर स्टेटमेंट या मतलब सिमिलर स्टेटमेंट या सिमिलर साउंड या सेम फॉर्मेट पर बने हुए जो स्टेटमेंट होते हैं या क्वेश्चन विकल्प बने होते हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो एक ही इनमें से आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए अशोक मेहता समिति। तो पहला तो आपको सारी की सारी जो है समितियाँ पता होनी चाहिए, जैसे बलवंत राय मेहता समिति आई थी, फिर अशोक मेहता समिति आई थी, फिर GV राव समिति आई थी, फिर सिंघवी समिति आई थी, फिर थुंगन समिति आई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी आई थी, ठीक है, उसके बीच में भी समितियाँ आई थी, एक हनुमंत राय समिति भी आई थी, और एक और कोई ऐसा नाम था अजीब सा, तो वहाँ पर एक समिति आई थी। तो आप जो फिलहाल इनका याद कर लीजिए, PYQ में इन वाली समितियों से आया हमेशा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी जो वर्तमान में पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 1957 वाले में 3 स्तर पर बांटा गया, खंड, जिला और ग्राम। इसने जो था प्रथम जो इसने जो क्या
ने राज्य स्तर पर नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को नहीं माना था, इसने ग्राम को माना था, और बाकी ग्राम और जिला है खंड को गायब कर दिया था, तो ये इसका गलत हो गया था। पंचायत राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर इन्हें 2 स्तरीय दी थी, ये 2 स्तरीय दी थी अशोक मेहता समिति ने 1977 में, तो ये इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 18 का जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि सिंघवी समिति, अगर आपने पढ़ रखी होगी सिंघवी समिति, तो इन्हें जो है सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया, याद रखने वाली बात। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र जाता, तो देखिए ये नहीं लगा देना कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जाता, वरिष्ठ न्यायाधीश को जाता या मुख्य न्यायाधीश को जाता, हमेशा याद रखना ये त्यागपत्र जो बड़े पदों का जाता हमेशा राष्ट्रपति को जाता, तो ये बात याद रख लेना। 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 20 निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो देखिए 20 का हिस्सा एक 20 है, 20 का 1 है, 20 का 2 है और 20 का 3 है। तो देखिए 20 का 1 है कि जो है हमें जो है दंड तभी दिया जा सकता है जब हम लोग उस समय किसी विधि का उल्लंघन कराओ। 2 में यह है कि हमें जो दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। 3 है कि हमें जो अपने आप को गवाही नहीं दे सकते अपने खिलाफ, तो वही वाला देखिए दोहरा दंड हो गया। इसके अलावा ये हो गया स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं बन सकते, ठीक है, और कायोत्तर विधि ये नहीं हो सकता। कायोत्तर मतलब उससे पहले कोई विधि बनाकर नहीं दी जा सकता, जो उस समय अगर विधि बनी होगी तब हमने कोई उल्लंघन करा होगा तभी, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा उल्लंघन है नहीं है, तो इसलिए वो विधि उस समय बनी होनी चाहिए। अगर यातना के विरुद्ध निषेध जो है, यातना के विरुद्ध निषेध, ये सारे जो आर्टिकल 21 में आते हैं। आर्टिकल 21 निद्रा का अधिकार, सोने का अधिकार, मनपसंद पुरुष से विवाह करने का अधिकार और यात्रा करने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो होते हैं आर्टिकल 21 में आते हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब नहीं है, ये जरूर पढ़ना नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व, तो देखिए वही वाली बात है, फिर 51 का तक कहूँगा 1 से लेके, तो नीति निर्देशक तत्व इसमें आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी इसमें आती है, मौलिक कर्तव्य इसी में आते हैं, सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो देखिए मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पर्यावरण संरक्षण की बात आती है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, पर्यावरण संरक्षण की बात आती है। तो पर्यावरण संरक्षण में क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में, इसमें जो 48 के ए में नीति निर्देशक तत्व में आता है और इसका यह जो 51 के जी में ये जो है पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, तो दोनों में आता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पर्यावरण संरक्षण की ये जो है सारे के सारे आपके जो हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप देखिए पर्यावरण संरक्षण की बात ये 7 वाले में ये हो गया पर्यावरण संरक्षण, और यहाँ पर देखिए आप ये नीति निर्देशक तत्व हो गया, देखिए 48 का ये हो गया। तो ये सारे के सारे आपको जो है कंठस्थ होने चाहिए, ये PYQ में कई बार आ चुका है। तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नीति तत्व दोनों का भाग है, तो ये पर्यावरण संरक्षण ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों पर चर्चा की। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है हिंदी में जो है गलत होता है, इंग्लिश में राइट दे रखा होता है। देखिए इधर देखिए, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे आप इसे, देखिए यहाँ पे दे रखा आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स, ये आर्टिकल 109, तो आर्टिकल 109 के बारे में दिया हुआ है, और जबकि यहाँ पर आर्टिकल का नाम ही नहीं दिया हुआ है, इधर आर्टिकल का नाम ही नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इधर आर्टिकल का नाम ही नहीं दिया हुआ है, और जबकि इधर जो है केवल ये दिखा हुआ अनुच्छेद कुछ दशाओं में, और इन्होंने पहले लिख रखा होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो मान्य होगा वो इंग्लिश वाला मान्य होगा, तो इसलिए ये गलती भी नहीं मानी जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश भी देखते रहना अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो। फिलहाल अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता नहीं, वो 108 करता है और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, याद रखना। ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्ष स्पीकर करता, तो स्पीकर ही करता, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये प्राचीन काल से इसका क्रम, तो यूनानी शक कुषाण, ये आपको सबको पता होता है, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 24 देखते हैं। देखिए मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, वे भिक्षु थे नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट। देखिए नागभट्ट हो गया, नागसेन हो गया, नागार्जुन हो गया, ये तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे, 3 नाग से हैं तो तीनों में से एक होना चाहिए। बाकी आप नागार्जुन समझते हैं कि नागार्जुन का संबंध इससे नहीं है, वो सापेक्षिकता के सिद्धांत वगैरह से, तो आप बचे 2 नागभट्ट और नागसेन। तो फिलहाल इनमें आप 50 में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। देखिए चरक संहिता किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप सेंस से कैसे लगा सकते थे, देखिए 8 बस ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद आपका नसीब रहा कि आप क्या लेते हैं, आप बड़ी संख्या लेते हैं छोटी संख्या लेते हैं। फिलहाल इसका जो है 25 का जो था ऑप्शन नंबर ए राइट था। ठीक है, 8 खंड अगर आप कॉमन सेंस पे चलते तो ये दोनों आप एलिमिनेट कर देते, बाकी लेकिन आप 50-50 में आ जाते, ये नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला इनकी बात कर रहा था मैं, भागदू, जैसा इस तरीके के जो होते हैं ना, ये 2 तरह के टर्म दे रखा होता है। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड 2 टर्म आए तो हमेशा या तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म होगा या इकोनॉमिकल टर्म होगा, मतलब आर्थिक टर्म होगा या प्रशासनिक टर्म होगा, ये याद रखना। तो आपको इस प्रशासनिक या आर्थिक टर्म देखनी है। तो जंगलों का प्रधान अधिकारी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राजस्व जमा करने वाला, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी या समाचार पत्र पहुंचाने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए राजस्व, ये आर्थिक टर्म ये है राजस्व अधिकारी वाला। जुआ वाला भी नहीं पूछेगा, वो क्यों ही पूछेगा जुआ वाला, ना जुआ वाला पूछे ये बोलेगा, बाकी समाचार पत्र पहुंचाने वाला पूछ सकता। अब देखिए पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता, लेकिन आपको हमेशा इकोनॉमिकल टर्म देखनी है, तो राजस्व अधिकार वाला हो जाएगा भागदू, और बाकी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए
देखिए यहाँ भी देखिए ट्रिक से हो सकता था 3 3 3, ठीक है, 3 3 3, और इसके अलावा देखिए आप 2 का 2 ये एलिमिनेट कर देते और बाकी ये कन्फर्मेशन भी मिल रही थी, और बाकी देखिए आप पॉसिबिलिटी के बेस पर जाते तो ऑप्शन नंबर ए इसका ले लेते। बाकी आपको पता ईसमपुर, डिडवाना तो आपने झील भी पड़ी होगी, लबड़ी झील राजस्थान की डिडवाना, ठीक है, गुडियम गुफर तमिलनाडु की हो गया, ठीक है, निवासा महाराष्ट्र का हो गया, और ईसमपुर जो कर्नाटक का हो गया, ठीक है। ए का 3 बी का 4 और सी का 1 डी का ये, तो इस बेस पर भी आप चुन सकते थे। अगला है कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था, पूर्वी वाले का कौन करता था, देखिए पूर्वी का आलमगीरपुर है, ठीक है, मांडा है, देमाबाद है, ये सब आपको पता होंगे, तो मेरठ में आलमगीरपुर है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश की याद कर लें। इन वाले क्वेश्चन को क्या बोलता हूँ, 29 वाला जैसा है, इसको बोलता हूँ मैं बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इन वाले क्वेश्चन को। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो देखिए इसमें किसी को नहीं पता होगा, हालांकि ये अब मिल जाता है लुसेंट में, बाद में उठा लेते हैं, लुसेंट में ये चीज़ मिल जाएगी अब आपको। ये क्या होता है कि जब पेपर में आ जाता है तो उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं, या कभी कभी होता भी है, ऐसी बात नहीं है। वरना आप इस तरीके का कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप जो उनमें दोनों ही राइट लेने हैं आपको। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो मिलती है, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो मिलती है, समझ लो। वायु पुराण से गौतम वंश की जानकारी मिलती है तो मिलती है, मतलब कोई सेंस नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना कि मिलती है, बस मिलती ही होगी। हमने इतना बड़ा ना विष्णु पुराण पढ़ने जा रहे हैं, ना हम इतना बड़ा वायु पुराण पढ़ने जा रहे हैं, और ये रटने वाली चीज़ नहीं है, तो सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि किसके संस्थापक कौन है, तो वैशेषिक के कौन है, पतंजलि हैं, न्याय के कौन है, गौतम है, तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है ये पूछा हमसे, ठीक है। तो 30 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्याय का गौतम। तो न्याय का गौतम है। बाकी वैशेषिक के कणाद है, तो आपको पता ही है मीमांसा के जमीनी है, पूर्व मीमांसा के जमीनी, उत्तर मीमांसा के कणाद हैं, सॉरी, और वैशेषिक के कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए पूर्व न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कणाद हैं, पूर्व मीमांसा के जो है जमैनी है, उत्तर मीमांसा के बद्रायण है, या वेद व्यास भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा, सॉरी मैं गलत बोल देता हूँ, उत्तर मीमांसा के बद्रायण है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है 31। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मुझे लगता है अपनों को हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, हम 30 तक इसके यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें जो हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप बताना ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बाकी अपना जो है कमेंट में सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको आगे हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, या इसी तरीके की ये सीरीज चलानी चाहिए, या प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए, या प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।